हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एम जी और हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा पर चर्चा करने वाले हैं जो कई लोगों को प्रभावित करती है, यानी एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट। एफआईआर एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस कारण आम आदमी को समझने में इसमें मुश्किल होती है। आपको अलग अलग सवाल होंगे जिनके जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलने वाले हैं। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या चिंतित व्यक्ति हो या फिर जानने में उत्सुक हो कानूनी प्रक्रिया कैसे काम करती है, यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए बेसिक बातों से शुरू करते हैं। एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट भारत में पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलती है, यह पुलिस जांच प्रक्रिया का पहला कदम होता है। सरल शब्दों में समझे तो जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है, उसकी जानकारी पुलिस को देना ही एफआईआर है। एफआईआर को विस्तृत में समझने से पहले कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे एफआईआर को समझने में आपको आसानी होगी। अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल एंड असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल। संज्ञेय या कॉग्निजेबल अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसके पश्चात पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जैसे किसी को गंभीर घायल करना, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार इत्यादि। केवल संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर दर्ज होती है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शन 2 के सबसेक्शन डी के अंदर दी गई है। असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस द्वारा बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसकी परिभाषा बीएनएसएस 2023 की सेक्शन 2 के सबसेक्शन ओ के अंदर दी गई है। असंज्ञेय अपराध जैसे पुनर्विवाह, गर्भपात कारित करना, छोटी मारपीट जिससे कुछ घोरोपति ना हुई हो, रिश्वत लेना, अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना या झूठे साक्ष्य देना, ये असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। असंज्ञेय अपराध में एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सूचना देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने के निर्देश होंगे। इसके पश्चात अगर मजिस्ट्रेट वारंट निकालेगा तभी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 13 और धारा 173 में एफआईआर को डिटेल में समझाया गया है। जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं यह सभी कानूनी भाषा में है, जिसे मैं आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एफआईआर की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं जो केवल संज्ञेय अपराध में ही होती है। एफआईआर किन किन माध्यमों से दी जा सकती है? एफआईआर लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा किसी भी पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है। पहले ऐसा नहीं था। नए कानूनों से पूर्व एफआईआर केवल संबंधित थाने में ही दी जा सकती थी, परंतु अब किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। जब कोई एफआईआर मौखिक यानी बोलकर दी जाती है, तब उस जानकारी को भारसाधक अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा और पढ़कर सुनाया जाएगा। इसके पश्चात सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करवाया जाएगा। अगर एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी फोन कॉल द्वारा की जाती है, तो सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। यहां से एक सवाल निकल कर आता है कि क्या प्रत्येक कॉल से एफआईआर दर्ज होगी? नहीं। जब कोई शिकायतकर्ता अपना नाम और निवास बताकर विस्तृत में घटना को बताता है, उस कंडीशन में एफआईआर दर्ज होगी। किंतु अगर शिकायतकर्ता केवल यह जानकारी देता है कि किसी स्थान पर कोई अपराध हो रहा है और वह फोन कट कर देता है, इस पर उस व्यक्ति द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी महिला के विरुद्ध अपराध होता है, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे अपराध, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 64 से 71 और 74 से 79 और 124 के अधीन अपराध होता है, तो इस कंडीशन में महिला द्वारा दी गई सूचना को केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखा जाएगा। अगर उक्त धाराओं में अधीन किया गया अपराध से पीड़ित महिला मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो उस महिला की एफआईआर जहां वह चाहे वहां दे सकती है। उसे पुलिस स्टेशन आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर महिला बोलने में असमर्थ है तो द्विभाषा की उपस्थिति में की जाएगी। जब एफआईआर लिखी जाएगी उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई एफआईआर दर्ज करवाता है, उस एफआईआर की कॉपी देने वाले को दी जाएगी। क्लॉज नंबर 3 नया जोड़ा गया है। यह एफआईआर से रिलेटेड नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, तो इसे हम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्लॉज नंबर 4 को अच्छे से समझते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति एफआईआर करने के लिए पुलिस थाने में जाता है और भारसाधक अधिकारी आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, उस कंडीशन में आप एसपी यानी पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पेश हो सकते हैं या डाक द्वारा भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके पश्चात एसपी साहब संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और थाने के भारसाधक अधिकारी के पास उक्त एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होगा। अगर एसपी साहब द्वारा भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाती है
तब शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। उक्त आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 क्लोज 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 174 जो असंज्ञेय अपराध के मामलों को दर्शाता है। हमने पीछे देखा है कि असंज्ञेय मामलों में पुलिस को शिकायत करने पर पुलिस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर दर्ज करती है और एनसीआर की दैनिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश करनी होती है। क्लोज 2, 3 और 4 आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एफआईआर से रिलेटेड नहीं है, तो इसे हम स्किप करते हैं। ये तो था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर एफआईआर की फुल डिटेल। अब हम सवालों से शुरुआत करेंगे, ऐसे सवाल जो अक्सर लोगों के होते हैं। जीरो एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नया ऐड हुआ है, पहले यह नहीं था। जीरो एफआईआर में गंभीर अपराध के मामले में पीड़ित किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। जांच के लिए संबंधित थाना एफआईआर को उसके क्षेत्र अधिकार में स्थानांतरित करेगा। इससे पीड़ित को शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक से दूसरे पुलिस थाने में भटकना नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर जीरो एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा प्रावधान है तो फोरेंसिक टीम में साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। जीरो एफआईआर को साधारण शब्दों में कहें तो अब हम किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। शून्य एफआईआर नाम शून्य सीरियल नंबर को दर्शाता है। पुलिस इस एफआईआर को शून्य सीरियल नंबर के तहत दर्ज करती है और इसे उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर हो जाता है जहां उसकी जांच होनी है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफआईआर में क्या क्या लिखा जाता है? एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्या अपराध हुआ है, अपराध के आरोपी से जुड़ी जानकारी जैसी जरूरी बातों के बारे में लिखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति एफआईआर में गलत जानकारी लिखवाता है तो उस व्यक्ति पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफआईआर रद्द कैसे हो सकती है? अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो वह व्यक्ति झूठी शिकायत को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यह अपील भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 528 के अंदर हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। बहुत बार आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सबूतों के अभाव में भी एफआईआर रद्द की जा सकती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या एफआईआर को वापस लिया जा सकता है? यदि शिकायतकर्ता व आरोपी व्यक्ति के बीच आपसी समझौता हो जाता है तो न्यायालय के सामने समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर केस को खत्म किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोगों का अक्सर सवाल होता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है? दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच शुरू होती है, उसके गवाहों के बयान लिए जाते हैं, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध के आरोपी व्यक्ति को पुलिस तुरंत किसी अनुमति की गिरफ्तार कर लेती है। कम गंभीर मामलों में शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों की पूरी तरह से जांच होने के बाद उपयुक्त सबूत मिलने के बाद आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल की जाती है। उक्त चार्जशीट कोर्ट के सामने दाखिल की जाती है। यदि आरोपी के खिलाफ पुलिस को जरूरी सबूत नहीं मिलते हैं, उक्त कंडीशन में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है। इसके बाद यदि अदालत आरोपी के खिलाफ सबूत होने पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। यदि आरोपी के खिलाफ कोई जरूरत सबूत नहीं है, उक्त कंडीशन में एफआईआर को अदालत रद्द भी कर सकती है। अपने अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, यानी मिथ्यारोप। इसे दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर करता है, उक्त कंडीशन में क्या हो सकता है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 248 के अंदर झूठी एफआईआर दर्ज करने के ऊपर अपराध दिया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ यह जानते हुए कि उसने अपराध कारित नहीं किया है, कोई झूठी एफआईआर करता है तो उसे 5 साल तक की सजा और 2 लाख जुर्माना भरने का दंड दिया जा सकता है। एफआईआर में लगाए गए आरोपों का दंड मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक है। उस कंडीशन में झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम एफआईआर दर्ज करने में देरी कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने एप्रेस जोसेफ बनाम केरल राज्य के एक मामले में बताया है कि बिना किसी वजह के अगर एफआईआर में देरी की जाती है तो न्यायालय इस एफआईआर को खारिज कर सकता है। हालांकि अगर एफआईआर में हुई देरी को कारणों के साथ समझाया जाता है तो एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा और मामले को मेरिट के आधार पर ही तय किया जाएगा। कुछ ऐसे अपराध जैसे बलात्कार और लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अपराध होते हैं। महिलाओं को अत्यधिक मानसिक व शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है और इस अवस्था में महिला समाज के सामने आने से डरती है और जो इसके साथ हुआ वो नहीं बता पाती है। इस कारण जल्दी एफआईआर नहीं कर पाती है और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के बाद एफआईआर करती हैं। तो इसमें हुई देरी को महत्व नहीं दिया जाएगा। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई अपराध होता है उसकी एफआईआर तुरंत करें, देरी ना करें, यही सबसे अच्छा रहेगा।
एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ। एफआईआर में जो भी लिखा जाता है उसे पुलिस सबूत नहीं समझ सकती। एफआईआर केवल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ऑनलाइन एफआईआर करना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट के ये सभी वेबसाइट दी हुई हैं, इनके थ्रू आप एफआईआर करवा सकते हैं। अब मैं एक स्टोरी के माध्यम से यह संपूर्ण पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आप अपने क्षेत्र से दूर घूमने के लिए कहीं पर जाते हैं। मान लेते हैं आप मनाली जाते हैं। वहां किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति से आपकी कहासुनी हो जाती है। इस पर वह व्यक्ति आप पर हाथ उठा देता है या थप्पड़ या मुक्के मार देता है, परंतु आपको घोर उपति नहीं होती है, आपको ज्यादा चोटें नहीं लगती हैं। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2) के अंतर आता है, जो एक असंज्ञेय अपराध है जिसमें 1 साल तक का कारावास और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में आप शांत होकर पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोचते हैं। आप पुलिस को लिखित, मौखिक या उसी स्थान पर कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। चूंकि यह अपराध असंज्ञेय है तो इसमें एनसीआर रिपोर्ट दर्ज होगी, इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके विपरीत अगर वह व्यक्ति आपको घोर उपहति कारित कर देता है, जैसे दांत तोड़ देता है या कोई अंग भंग कर देता है, इस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117(2) के अंतर्गत यह अपराध आता है, जिसकी सजा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और यह संज्ञेय अपराध है। आप पुलिस को लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक यानी फोन कॉल द्वारा एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। चूंकि आप अपने क्षेत्र से दूर हैं, इसलिए इस पुलिस स्टेशन द्वारा यह एफआईआर 0 एफआईआर के रूप में दर्ज की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपकी इस एफआईआर को आपके क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहता है वो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद आपके कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।